नोबेल प्राइज के बारे में जानते हैं। इस बार जो नोबेल प्राइज दिया गया, किसको दिया गया, क्यों दिया जाता है, भारत में किसको किसको दिया गया। एक स्पेशल क्लास है, आधा घंटा चलेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज कौन देता है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। हम पूरा एक लिस्ट भी बनाए हैं जिसमें अलग से ये बात भी लिखा हुआ, ठीक है। किसको मिला? डेविड बेकर। डेविड बेकर दिख रहा है आपको? परफेक्ट दिख रहा। किसको दिया गया? डेविड बेकर और डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर को। किसको दिया गया? डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर को दिया गया। क्यों दिया गया? 50-50% दिया गया। 50% इनको, 25% इनको और 25% इनको, ठीक। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा डेविड बेकर को दिया गया। क्यों दिया गया? कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए। कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए। और दूसरा हिस्सा का आधा हिस्सा संयुक्त रूप से डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को दिया गया। क्यों? प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए दिया गया, ठीक। इंग्लिश वाले कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया गया पहला, और दूसरा प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए दिया गया। ये आपके ग्रुप में कल रात में हम भेज दिए थे, इसी कारण कि आप इसको देखिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है। ये क्या है सर? कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन क्या है कि प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी क्या है, जानना है कि आगे बढ़ जाओ? जानना है। हमारा शरीर जो है वो प्रोटीन से ही बना हुआ है। डीएनए, आरएनए, जो भी चीज, एवरीथिंग प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन इसी चीज से बना हुआ है, ठीक है। अब दूसरा बात है, हम चीजों के स्ट्रक्चर को नहीं जान पाते, और चीजों के स्ट्रक्चर को नहीं जानते इसी कारण तो पता नहीं पाते कि हमारे शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं वो किस कारण से हो रहे हैं। हम अगर प्रोटीन का रिस्ट्रक्चरिंग करने जान जाए कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है, तो क्या हम ये जान पाएंगे कि ये संरचना के क्या गुण होंगे। हमने बोला प्रोटीन, अमीनो एसिड, कोई भी चीज, तो उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग अपने को नहीं पता, अपने को नहीं पता। हमने बोला कि इस सेल में जितने प्रोटीन है, आरबीसी में जो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन प्रोटीन, ब्लड में कौन सा प्रोटीन? हीमोग्लोबिन प्रोटीन। क्या सारे हीमोग्लोबिन प्रोटीन सेम स्ट्रक्चर के? नहीं, अलग अलग स्ट्रक्चर के। लेकिन हम अलग अलग टाइप के ब्लड कैंसर्स को क्यों डिटेक्ट नहीं कर पाते? क्योंकि हम प्रोटीन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को नहीं जानते। समझ में आया? जिस दिन हम प्रोटीन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को जानेंगे तो हर एक बीमारी के लिए हम अलग से एक अलग पद्धति को विकसित कर लेंगे। विल इनहांस न्यू टेक्नोलॉजीज, डिफरेंशियल टेक्नोलॉजीज। इन सब के लिए लिखने का जरूरत नहीं है, पूरा लिखा हुआ है, आपके ग्रुप में पीडीएफ चला जाएगा। इससे अच्छा मतलब पूरा सजाया हुआ है, लग रहा है कि किसी का शादी का कार्ड आया हुआ है। समझ में आया? तो अगर ये जान गए तो हम बहुत शोध कर सकते हैं। क्या? रसायन के क्षेत्र में, किसी भी बीमारी के खोज के क्षेत्र में, किसी प्रोटीन के स्ट्रक्चर, और मान लीजिए किसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो उसको हम रीस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। कोई प्रोटीन का स्ट्रक्चर में बदलाव आने के कारण शरीर में कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो हम उस प्रोटीन को रीस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। इसके लिए उनको दिया गया, इसकी खोज के लिए दिया गया। कौन सा खोज? डेविड बेकर को कंप्यूटेशन ऑफ प्रोटीन। दूसरा भविष्यवाणी। क्या देखा? प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी। अभी हमारे पास जितने प्रोटीन हैं उनके तो हमको स्ट्रक्चर पता है, लेकिन हम एआई का यूज करके आगे आने वाले प्रोटीन के संरचनाओं की भी भविष्यवाणी करेंगे। मतलब भविष्य में इस तरह के प्रोटीन के संरचना आने वाले हैं बदलाव को देखकर। आज का कैंसर का प्रोटीन देखा कि कैंसर हो रहा है तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो प्रोटीन एक्ट कर रहे हैं वो किस टाइप के प्रोटीन है, किस स्ट्रक्चर का प्रोटीन है, और धीरे धीरे जो बदलता दौर है उसमें ये प्रोटीन कैसे अलग अलग तरीकों में अलग अलग जनरेशंस में इवॉल्व कर रहा है।
उस इवॉल्वमेंट के तरीकों को हम एआई का यूज करके अगला भविष्यवाणी कर सकते हैं कि 2030 में अगर कैंसर का कोई प्रकार आता है, कैंसर सिर्फ स्पेसिफिक नहीं, कोई भी शरीर में परिवर्तन का प्रकार आता है तो वो कैसा होगा, इसका प्रेडिक्शन के लिए संयुक्त रूप से 50% दिया गया। किनको दिया गया? किनको दिया गया? डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को। समझ में आया? समझ में आया? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो? ठीक। अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बड़े जटिल अणु होते हैं जो शरीर के कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक। वे अमीनो एसिड नामक छोटी इकाइयों से बने होते हैं। प्रोटीन कैसे बना होता है? अमीनो एसिड से, जो लंबी श्रृंखलाओं में एक साथ जुड़े होते हैं, जो सीरीज में एक साथ जुड़े होते हैं। 20 अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं जो किसी विशिष्ट क्रम में उन्हें व्यवस्थित किया जाए तो प्रोटीन की संरचना एवं कार्य को निर्धारित करता है। समझ में आया? 20 अलग अलग टाइप के प्रोटीन हैं जिनको अगर असेंबल किया जाए तो वो अलग अलग प्रोटीन का संरचना का निर्धारण करता है। इंग्लिश में प्रोटीन्स आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दैट प्ले मेनी इंपॉर्टेंट रोल्स इन द बॉडी। दे आर मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स which are linked together in long chains. There are 20 different types of amino acid and are specific order which are they and arranged determines the structure and functions of the protein. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हिंदी वालों के लिए सोचे कि पहले हिंदी में ही लिख दिया जाए, लास्ट क्लास है तो खुश हो जाए जेपीएससी वाले पेज से। ठीक है, 2003 में वाशिंगटन विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर डेविस बेकर, जिनको पहला मिला कंप्यूटेशन ऑफ प्रोटीन के लिए जिनको नोबेल मिला, वो 2003 से ही शोध कर रहे हैं। इसमें क्या करते थे कि वे ब्लॉक का यूज करके प्रोटीन डिजाइन करते थे, ब्लॉक का यूज करके प्रोटीन डिजाइन करते थे और उनमें उनको सफलता मिली जो किसी भी अन्य प्रोटीन से अलग था। मतलब उन्होंने जो ब्लॉक से प्रोटीन्स बनाए, हर स्ट्रक्चर अलग अलग, जिससे क्या पता चल रहा है कि दे आर वेरिएशंस ऑफ प्रोटीन्स। एक टाइप का प्रोटीन नहीं है। हम अगर हीमोग्लोबिन प्रोटीन को ही देखते हैं, सारे हीमोग्लोबिन प्रोटीन आइडेंटिकल नहीं है। इसी कारण तो हम बीमारी को नहीं पकड़ पाते, तब से उनके शोध समूह ने एक के बाद एक कल्पनाशील प्रोटीन निर्माण किए। उन्होंने जिस प्रोटीन का स्ट्रक्चर किया, उस प्रोटीन को देखते हम इवोल्यूशन देख रहे हैं कि आज उस प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर है, 2 साल बाद वो किस तरह से अपने स्ट्रक्चर को इवॉल्व कर रहा है, और 2 साल बाद अगर ये इवॉल्व किया तो अगले 10 साल बाद ये कैसा इन्वॉल्वमेंट होगा। इसके लिए एआई का यूज करके लोगों ने प्रिडिक्टिव प्रोटीन्स बनाए। इसके लिए ही तो सेकंड वाला जो नोबेल। समझ में आया? 2020 में पहला कंप्यूटेशन वाला देख लिया। अब 2020 में क्या होता है? 2020 में होता है प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी वाली चीज। 2020 में डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर ने गूगल के डीप माइंड प्रोजेक्ट के हिस्से में रूप लेकर अल्फाफोल्ड 2 नामक एक एआई मॉडल विकसित किया। आएगा आपका एग्जाम में कि प्रोटीन भविष्यवाणी के लिए कौन सा मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है, तो बताइए। अल्फाफोल्ड 2 एआई है जिसकी मदद से हम प्रोटीन के रीस्ट्रक्चरिंग को कर सकते हैं। शोधकर्ताओं द्वारा पहचाने गए लगभग सभी 200 मिलियन प्रोटीन की संरचना, कितने प्रोडिक्ट किए गए हैं? 200 मिलियन प्रोटीन की संरचना जो एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन आ सकते हैं, आने वाले दिनों में आ सकते हैं, कि भविष्यवाणी करने में सक्षम था। ठीक, इसका क्या काम है? हाँ, यह हमें बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देता है कि जीवन कैसे कार्य करता है। हम प्रोटीन के बारे में समझ गए, हम जीवन के बारे में समझ गए, क्योंकि हमारा शरीर का महत्वपूर्ण अंग अमीनो एसिड है और अमीनो एसिड फंडामेंटल यूनिट है प्रोटीन निर्माण का। यानी शरीर में जो महत्वपूर्ण मेटाबॉलिज्म हो रहा है, रेस्पॉन्सिबल है प्रोटीन। और हम प्रोटीन के बारे में जान गए तो हम बहुत सारी चीजों के बारे में, शरीर के विभिन्न संरचनाओं के बारे में, विभिन्न बदलावों के बारे में हम समझ सकते हैं, उसमें कार्य कर सकते हैं। जिसमें कुछ बीमारियां क्यों विकसित होती हैं, एंटीबायोटिक प्रतिरोध कैसे होता है,
या कुछ सूक्ष्म जीव प्लास्टिक को ही विघटित कैसे कर सकते हैं, प्लास्टिक को विघटित हम कैसे कर सकते हैं सूक्ष्म जीव के थ्रू, ये सब भी आगे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसी कारण ये इंपॉर्टेंट था और इनको नोबेल मिला। कौन सा नोबेल? केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र का नोबेल। अब नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिकल 2024 कौन देता है? द नोबेल असेंबली ऑफ कार्लोसिंका इंस्टीट्यूट। ठीक, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस, किसको मिला? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन, किसको मिला? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को माइक्रो आरएनए क्या है ये के अभूतपूर्व खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, ये याद रखो, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमयन के महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया। क्या है सर, समझाना है कि समझाना? ठीक, डीएनए ठीक, डीएनए काम कैसे करता है? डीएनए काम कैसे करता है हम देखते हैं कि नहीं, कोई भी चीज है वो डीएनए के थ्रू पास हो जा रहा है, डीएनए के थ्रू इंफॉर्मेशन पास हो रहे हैं। अरे कैसे पास हो रहे हैं? कौन है इसका डाकिया? इसका डाकिया है mDNA, या सेम चीज अगर आरएनए है और ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो इसके लिए कौन है मैसेंजर? mRNA, mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए यही तो है जो चीजों को कैरी फॉरवर्ड करता है। कैसे मिल गया डीएनए? क्योंकि आरएनए मिला। और आरएनए कैसे मिला? क्योंकि मैसेंजर आरएनए था, उसने इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाया। कैसे बना? क्योंकि mRNA था जिसने इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाया, और यही इंफॉर्मेशन आगे बढ़कर जो स्टोर हुआ उसी को तो हम प्रोटीन कहते हैं, उसी को तो हम प्रोटीन कहते हैं। मतलब प्रोटीन बन रहा है, उससे पहले भी कुछ चीजें बनती हैं। उससे पहले बनता है आरएनए, और आरएनए के इंफॉर्मेशन को कौन कैरी फॉरवर्ड करता है? mRNA। बस यही पता था, mRNA कैरी फॉरवर्ड करता है, प्रोटीन बन जाता है। भैया कैसे बनता है, प्रोसेस क्या है, नहीं पता था, प्रोसेस नहीं पता था, या पता भी था तो धुंधली इंफॉर्मेशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने को नहीं पता था। तब खोज हुआ माइक्रो आरएनए, जिसके लिए दिया गया, जिसके लिए नोबेल दिया गया, माइक्रो आरएनए। मतलब mRNA के बाद माइक्रो आरएनए काम करता है, उसके कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ सिंथेसिस हैं, जिस सिंथेसिस से हम प्रोटीन तक पहुंचते हैं। मतलब mRNA केवल इंफॉर्मेशन को ढो देता है, उसके बाद मेन जो वर्किंग है कौन करता है? माइक्रो आरएनए। और ये माइक्रो आरएनए चीजों को सिंथेसिस करता है, चीजों को सिंथेसिस संश्लेषण करता है, जिससे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। उस इंफॉर्मेशन को सिंथेसिस करता है। आपने कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डाल दिया, वो इंफॉर्मेशन गया, वो इंफॉर्मेशन गया कंप्यूटर में। कौन उसको करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। तो दिस इज द कंट्रोल यूनिट ऑफ आरएनए। माइक्रो आरएनए इज द कंट्रोल यूनिट ऑफ आरएनए। इसका शोध के लिए इस बार नोबेल दिया गया है, मेडिसिन में, फिजियोथेरेपी में। समझ में आया? माइक्रो आरएनए इसी के लिए तो सर दिया गया था। किसमें? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री वाला यहां और मेडिसिन वाला यहां, याद करो। केमिस्ट्री वाला कहां दिया गया? प्रोटीन। मतलब इस साल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरा क्या? प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए डुप्लीकेशन। ये सब जो टॉपिक है अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही प्रोसेस के लिए दो नोबेल इस बार दिए गए। अरे सेम प्रोसेस ना है, सेम प्रोसेस में ये केमिस्ट्री वाला नोबेल, ये फिजियोलॉजी वाला नोबेल,
समझ में आया? तो आपको अच्छे से पढ़ना है। बायोलॉजी में जो डीएनए आरएनए आएगा अच्छे से पढ़ना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे। क्यों क्वेश्चंस बनेंगे? एक ही फॉर्मूला के दो नोबल सर, एक ही फॉर्मूला से दो नोबल इस साल के। तो इस साल का वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस साल का, अगर बीपीएससी देना है, यूपीएससी देना है, जेपीएससी देना, कोई भी एग्जाम देना है, नेक्स्ट आने वाला एग्जाम यही न रहेगा, करंट अफेयर, और यही रहेगा। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो गया। समझ में आया? किनको दिया गया नाम याद कर लेना, वन लाइनर में पूछ देगा किनको दिया गया। ठीक है, बैठ के आराम से कुछ कुछ ट्रिक भिड़ा लेना, याद कर लेना। ठीक, अब एक चीज और छूट गया, आप लोग बताते भी नहीं सर, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल क्यों बोला गया? ट्रांसक्रिप्शन यही हो जा रहा है। तो माइक्रो आरएनए जो भी काम कर रहा है ना, वो प्री ट्रांसक्रिप्शन काम कर रहा है, नहीं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। इसी कारण इसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कहा गया। ठीक है, अब माइक्रो आरएनए कोशिकाओं में जीन विनिमयन के लिए आवश्यक छोटे अणुओं का एक वर्ग है। शोध ने विशिष्ट जीन व माइक्रो आरएनए के बीच जटिल संबंधों को उजागर किया। जो चीज बताए वही। माइक्रो आरएनए मैसेंजर आरएनए, बताएं ये चीज। माइक्रो आरएनए मैसेंजर आरएनए से जुड़ सकते हैं और सेलुलर कार्यों के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन के उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। क्या हमने जो सिंपल टर्म में बताया वही एक बहुत बढ़िया हिंदी में है आपके लिए। इस तरह से कोशिकाओं में उनकी महत्वपूर्ण नियामक भूमिका होती है। एक नियामक भूमिका मतलब रेगुलेटरी रोल। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। शोध से पता चलता है कि किस प्रकार से माइक्रो आरएनए कोशिकाओं के व्यवहार और कार्यों को प्रभावित करके कैंसर और हृदय रोग सहित विभिन्न स्वास्थ्य चुनौतियों में योगदान करते हैं। ठीक, इनके महत्व के बारे में देखा जाए तो जैसे जैसे इन सूक्ष्म नियामक के बारे में हमें समझ बढ़ती है, जटिल चिकित्सा स्थितियों के लिए नवीन चिकित्सीय दृष्टिकोण की संभावना बढ़ती है। समझ में आया? जैसे जैसे हम इन चीजों को जानते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशंस में भी अच्छा इलाज कर सकते हैं, उसके लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, एक अच्छा मेडिकल फैसिलिटी बना सकते हैं। ठीक, उनका कार्य वास्तव में शरीर क्रिया विज्ञान के लिए मौलिक है। इनका कार्य माइक्रो आरएनए का, और इनका अधिकांश शाखाओं का विकास में मदद करेगा तथा चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोजों में मदद करेगा। ठीक है, उनके निष्कर्षों ने कोशिकाओं के भीतर आनुवांशिक संचार को समझने के लिए नए नए रास्ते भी खोले। हमारे लिए एक पाथ खोलता है जो और भी अच्छे से हम समझें। किसको समझे? डीएनए को समझे, आरएनए को समझे, कैसे चीजें ट्रांसफर होती हैं, कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, इन सारी चीजों को समझें। अब आते हैं फिजिक्स का नोबल। कौन देता है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन जे हॉफील्ड, किसको मिला? जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी ई हिंटन। किस लिए मिला? को कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के विकास में सांख्यिकीय भौतिकी अवधारणाओं के उपयोग के लिए दिया गया है। समझ में आया? व्हाट इज दिस? डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड स्टैटिकल फिजिकल कॉन्सेप्ट। इतना हार्ड है सर? हार्ड है तभी तो नोबेल मिला, आसान रहता तो नोबेल मिलता। व्हाट इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क? सर बता तो दिए, हिंदी भी ऐसा लिख के लाए हैं कि अब हिंदी समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी हिंदी बोलते हैं ना, हम सच बता रहे। प्योर हिंदी में अगर पढ़ाई हो ना तो बस बैठ के जाइएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क, ठीक है, क्या होता है?
आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आपका शरीर, जैसे यहां पर हमने मारा, चोट लगा, समझ में आया, दिमाग तक गया कि नहीं, चोट लगी है, कैसे? न्यूरॉन्स के थ्रू। न्यूरॉन्स के थ्रू, शरीर में न्यूरॉन्स हैं जो पास कर रहे हैं, सिग्नल्स पास कर रहे हैं, हमारे ब्रेन में गया, ब्रेन न्यूरॉन का भंडार, वो पास किया इंफॉर्मेशन की नहीं, चोट लगी है। हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हमारा हर एक एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है, कौन पहुंचाता है ब्रेन तक? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स नहीं रहे तो आपको कोई भी न सुख होगा, न दुख होगा, न हंसी आएगी, न, बहुत लोगों को देखेंगे कि कुछ नहीं महसूस कर पा रहा। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन काम करना बंद कर दिया। ठीक है, तो न्यूरॉन जो है, इसी कारण तो मानव शरीर है। आप जिंदा क्यों हैं? क्योंकि आपके पास समझ है, बुझ है, न्यूरॉन्स है, तभी तो आप मनुष्य हैं या आदमी या फिर लिविंग बीइंग है। न्यूरॉन खत्म तो पेड़ हो जाइएगा, जटिल। समझ में आ रहा है, लेकिन एक्ट नहीं कर पा रहा है। वो भी एक्ट करते हैं लेकिन बहुत कम एक्ट करते हैं। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? हम ऐसी तकनीक बनाएंगे, हम ऐसे रोबोट्स बनाएंगे, हम ऐसा टेक्नोलॉजी लाएंगे जिसको अंडरस्टैंडिंग पावर हो ह्यूमन के जैसा, न्यूरल सिस्टम हो, न्यूरल सिस्टम हो, मतलब ऐसे रोबोट जो एक्ट करे न्यूरॉन सिस्टम पे। समझ में आया? अभी तक रोबोट को क्या है कि उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब अंडरस्टैंडिंग पावर जीरो। तो हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इतने इंटेलिजेंट बनाएंगे कि वो चीजों को समझें, इमोशंस को समझें। समझ में आया? तो इस लेवल का रोबोटिक चीज को लाने में इनका योगदान रहा, इन्हीं कारण इनको नोबेल मिला। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, एक नेटवर्क ऐसा तैयार किए जिससे कि अब मशीन्स भी उन न्यूरॉन्स के थ्रू चीजों को समझे, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़े, कंप्यूटर उन्हें रहे, वो क्या बन जाए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्ट लाइक अ ह्यूमन, एक्ट लाइक अ ह्यूमन। जैसे आप बात करते हे गूगल, तो उसको आप अगर दर्द बताइएगा तो भी दर्द ही बोलेगी। बहुत दर्द दे रहा है तो नहीं नहीं हो जाएगा ठीक। उसको बताइए कि बहुत बढ़िया चल रहा है, बर्थडे है मेरा तो हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने चीजों को फिल्टर किया। वो तो कोई आदमी वहां बैठा नहीं है, अगर आप बोलिएगा कि भैया आज मेरा बर्थडे है, तुरंत हैप्पी बर्थडे हम बोलेंगे। वो कैसे बोल रहा है? क्योंकि उसमें न्यूरल नेटवर्क लग रहा है। आपने हैप्पी बोला, बर्थडे है, तो उसको दिमाग में तुरंत आया कि अभी हंसी वाला माहौल है, बढ़िया माहौल है, खुशनुमा माहौल है, गाना गा देते हैं। आप बोलिएगा कि आई एम सैड टुडे, आज मेरा एक्सीडेंट हो गया समथिंग, तो वो उस लेवल का दुख व्यक्त करेगा। क्यों? न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क, उसमें न्यूरल नेटवर्क लगा हुआ। मानव में तो ऑलरेडी फिट है, ये भगवान ने फिट करके भेजा, लेकिन अब हम मशीन्स में भी फिट कर रहे हैं। समझ में आया? कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क, यह मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मौलिक है। ये मशीनों के अत्यंत बड़े डाटाबेस के पैटर्न खोजने और पहचानने में मदद करते हैं और सीखना संभव बनाते हैं। मतलब वही कि कैसे लर्निंग करेंगे हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे लर्न करेंगे और कैसे कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे एक्सट्रीमली डिफरेंट पैटर्न डाटाबेसेस। मतलब डाटा इनके लिए क्यों? हमने आपको कुछ बोला, आपने रिएक्ट किया, क्यों? आपके दिमाग में डाटा गया, आपके दिमाग में डाटा गया। उनके लिए भी क्या है? डाटा। आपने बोला मेरा बर्थडे है, क्या है उसके लिए? इमोशन नहीं, डाटा। उस डाटा को उसने कैसे इंटरप्रेट किया, उस डाटा को उसने कैसे इंटरप्रेट किया, उसके दिमाग में गया आज इसका बर्थडे है, वो डाटा गया और डाटा को उसने इंटरप्रेट किया बाय आर्टिफिशियल न्यूरल सिस्टम के थ्रू। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग भौतिकी की शाखा जैसे कण भौतिकी, पदार्थ विज्ञान व खगोल भौतिकी में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। यह अब हमारे दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं। उदाहरण के लिए चेहरे की पहचान व भाषा अनुवाद, फेस रिकॉग्नाइजेशन और लैंग्वेज ट्रांसलेशन। आप अपने कैमरा में फोटो देखते हैं और लॉक खुल गया, क्यों? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आपने बोला
ट्रांसलेट टू हिंदी, और चीजें ट्रांसलेट हो गई, आपने इंग्लिश में बोल रहे हैं वो हिंदी में ट्रांसलेट करा, क्यों? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। दूसरा क्या हो गया कि हम एडवांस रिसर्च कर सकते हैं, किसमें? पार्टिकल फिजिक्स में, मटेरियल फिजिक्स में, एस्ट्रोफिजिक्स में, ये सब में आगे की रिसर्च हो सकती है इनके थ्रू। ठीक, आगे पढ़ते हैं। लिटरेचर कौन देता है? स्वीडिश एकेडमी देता है। कौन देता है? स्वीडिश एकेडमी देता है। अब छोटा छोटा है, मेन जो था वो बीत गया, अब इनके लिटरेचर तो पढ़ने नहीं जाएंगे, तो हम केवल फैक्ट याद कर लेंगे। क्या? दक्षिण कोरियाई उपन्यासकार हांगकांग को उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। कहाँ की है? साउथ कोरिया की है। कौन सा उपन्यास के लिए? द वेजिटेरियन। द वेजिटेरियन, हांगकांग नाम है। क्या नाम है? हांगकांग। ठीक है। हांगकांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला है। फैक्ट, पहली एशियाई महिला जिनको नोबेल दिया गया। हांगकांग साहित्य के लिए, साहित्य के लिए कौन? हांगकांग। दक्षिण कोरिया की दूसरी, पहले कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति किम डे जंग। पूर्व राष्ट्रपति किम डे जंग फर्स्ट थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और दूसरी में हांगकांग। कहाँ की? दक्षिण कोरिया की। किम डे जंग को 2000 में नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पीस प्राइज ऑफ नोबेल इन 2000। समझ में आया? अब नोबेल का पीस प्राइज 2024 का किसको दिया गया? कौन देता है? द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी, मतलब नॉर्वे की सांसद, नॉर्वे की सांसद। ठीक है। किसको दिया गया? जापानी संगठन निहोन हडानको को 2024 का नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है? जब नागासाकी व हिरोशिमा में अटैक हुआ तो इन्होंने शोध किया कि अगर इस टाइप के एटॉमिक अटैक फिर से होते हैं तो पूरा देश विनाश की ओर रहेगा, पूरा विश्व विनाश की ओर रहेगा, वार की स्थिति आ जाएगी। तो इन्होंने उस पर रिसर्च किया कि क्या क्या बुरे प्रभाव पड़े, और ऐसा फिर से इतना घातक बम धमाका, बम विस्फोट, एटॉमिक विस्फोट नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर विस्फोट नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसा घाती हमला नागासाकी व हिरोशिमा में हुआ वैसा नहीं होना चाहिए। कैसा? परमाणु, एटॉमिक। ठीक है। इस संगठन को यह पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि इसने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने के प्रयासों और गवाहों के बयानों के माध्यम से यह साबित करने की कोशिश की है कि परमाणु हथियारों को फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। परमाणु हथियार के इस्तेमाल फिर से नहीं हो, इसके लिए बहुत शोध किए, बहुत प्रयास किए, इसी कारण इनको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। ठीक। अब आगे आते हैं नोबेल इकोनॉमी, इकोनॉमिक साइंस में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? डेरॉन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन व जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया। किस लिए दिया गया? संस्थाओं के निर्माण व समृद्धि पर उनके प्रभाव के शोध के लिए दिया गया कि कैसे कोई इंस्टीट्यूशन अपने फॉर्मेशन में प्रोस्पेरिटी व डिग्रेडेशन को झेलता है, क्या इसके आयाम है और किससे कैसे इनको छुटकारा मिल सकता है। ठीक है। उनके कार्य का आधुनिक महत्व को समझने के लिए कैसे कमजोर देश सालों की तरक्की के बावजूद भी अमीर देशों की तरह विकसित नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने मॉडल्स बताए कि किन मॉडल पे अगर काम करेगा कंपनी, तो कंपनी डेवलपिंग नेशन के कंपनी या लिस्ट डेवलपमेंट देश की कंपनी कैसे किन मॉडलों पे काम करके अपने प्रोस्पेरिटी को बढ़ा सकता है, और कंपनी की प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी मतलब देश
का जीडीपी बढ़ेगा, देश तरक्की की ओर जाएगा। समझ में आया? इनके शोध के लिए इनको इकोनॉमी का पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, इस तरह से इन्होंने 2 संगठनों के बारे में बताया। कौन संगठनों, कौन संस्थाएं? एक संस्था के बारे में बताया, समावेशी संस्थान। इनके हिसाब से 2 टाइप के संस्थान, कौन कौन? एक समावेशी संस्थान और एक निष्कर्षण संस्थान। समावेशी संस्थान बोले तो इनमें लोकतांत्रिक शासन, कानून को मजबूत शासन व संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा शामिल है। इस तरह के ढांचे स्थिर वातावरण बनाते हैं जहां व्यक्ति अपने निवेश व समाज को योगदान में सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के संस्थान को इन्होंने समावेशी संस्थान कहा। और निष्कर्षण संस्थान, इसके विपरीत ये प्रणालियां सत्ता को कुछ लोगों के हाथों पर केंद्रित करता है। पहले में क्या है? सोशल वेलफेयर वाला, ढेर सारा डिसेंट्रलाइज्ड। और सेकेंड में क्या है? कुछ विशेष संगठन, कुछ विशेष लोग पूरे इकोनॉमी को चला रहे हैं। ये अक्सर निरंकुशता व कानूनी सुरक्षा की कमी की विशेषता होती है। वहां पर कानूनी सुरक्षा की कमी हो, निरंकुशता हो, निवेश के लिए बढ़िया साधन ना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना हो। पहला है उसमें सोशल वेलफेयर, दूसरा है उसमें चीजों की कमी है, इंक्लूजन का कमी है। ऐसे वातावरण में व्यक्तियों को जब्ती के महत्वपूर्ण जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिसमें दीर्घकालिक निवेश के लिए प्रेरणा में कमी हो जाती है। मतलब ढेर सारे रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं। कंपनी का क्राइटेरिया देखिएगा तो ए मॉडल पे नहीं काम कर रहा है, वो CA1, CA2, CA3 इस टाइप के मॉडल पे काम कर रहा है। कंपनी के मॉडल्स होते हैं ABC, ए सबसे अच्छा, C सबसे खराब। समझ में आया? तो वो C मॉडल पे काम कर रहा है। दूसरा, निवेश के लिए प्रोत्साहन नहीं है, निवेश के लिए प्रोत्साहन की कमी है। ऐसे 2 मॉडल्स हैं। ठीक है, अब सारे नोबेल प्राइज के बारे में आपने पढ़ लिया जो 2024 में मिले। अब हम कुछ जनरल चीजों के बारे में पढ़ते हैं। जनरल चीज मतलब नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में शुरू किया गया था। क्या? नोबेल पुरस्कार। यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान व अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। मतलब पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का वर्ल्ड्स हाईएस्ट अवार्ड है। ये तो आप पहले से भी जानते होंगे। ये हो गया अल्फ्रेड नोबेल। 1833 में इनका जन्म होता है, 1896 10 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी कारण 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उनके बर्थ एनिवर्सरी में या डेथ एनिवर्सरी में? डेथ एनिवर्सरी में। याद रखना, नोबेल पुरस्कार किस दिन दिया जाता है? डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। सर डेथ एनिवर्सरी में क्यों? कोई स्टोरी बता दो। तो स्टोरी सुन लो। एक रूमर फैल गया कि अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हो गई। तो किसी की भी डेथ होती है तो बढ़िया बढ़िया बात छपता है, पेपर में छपता है ना, कि ऐसा था वैसा था, बहुत दूर तक सोचता था। एक चीज देखो इसमें, क्या 355 पेटेंट, 355 पेटेंट इनके नाम पे है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल। मतलब सबसे बड़ा आविष्कार इनका डायनामाइट कहा जाता है। पेपर में छपा, मर गया बम बनाने वाला। जिस दिन किसी की डेथ होती है तो बहुत अच्छा खबर छपता है, लेकिन एक रूमर फैल गई थी और पेपर में खबर आता है मर गया बम बनाने वाला। उनको बहुत खराब लगता है कि मेरे आविष्कार डायनामाइट, हाँ वो एक ऐसी चीज है जो विनाशक चीज है, लेकिन क्या हमको इसी रूप में याद किया जाएगा? मेरे अंदर 355 अदर पेटेंट्स है जिनको याद नहीं किया जा रहा है। याद किया जा रहा है डायनामाइट को, याद किया जा रहा है डायनामाइट को। इस कारण उन्होंने अपनी जितनी संपत्तियां थी वो दान में दे दी। कितने? 31 मिलियन SEK। SEK कहाँ का? स्वीडन का करेंसी है।
है ना, वो दान में दे दिया। क्यों? क्योंकि अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फील्ड होता है, उसमें जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है उसको नोबेल प्राइज से नवाजा जाए। समझ में आया? ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो नोबेल पुरस्कार का शुरुआत होता है अल्फ्रेड नोबेल के विल से। विल बोले तो उनके दिए गए चैरिटी के पैसे से। ठीक, अगर सर हमको नोबेल प्राइज मिल गया तो क्या क्या मिलेगा? तो नोबेल प्राइज अगर आपको मिल गया तो 18 कैरेट गोल्ड का मेडल मिलेगा, 11 मिलियन क्रोनर मिलेगा। क्रोनर, हाँ, वहां की करेंसी, जिसको आप भारत में लेके आएंगे तो कम से कम 8.20 करोड़ रुपए होंगे। समझ में आया? उसके साथ एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्रशस्ति पत्र। नोबेल फाउंडेशन द्वारा 2023 में नोबेल पुरस्कारों के लिए पुरस्कार राशि को 1 मिलियन क्रोनर से 11 मिलियन क्रोनर कर दिया गया है। पहले 1 मिलियन क्रोनर दिया जाता था, 2023 में इसको 11 मिलियन क्रोनर कर दिया गया है। इंपोर्टेंट करंट अफेयर फॉर यू। अगर 2023 से पहले आप एग्जाम देते तो 1 मिलियन क्रोनर आपका सही आंसर होता, अब नहीं होगा। बुक पलटिएगा 1 मिलियन क्रोनर लिखा हुआ है। सर गलत कैसे हो गया? क्योंकि 2023 में चेंज हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अलग अलग नोबेल प्राइज हमने बताया अलग अलग कमिटी देती है। कौन देती है? शांति का पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार को नॉर्वेजियन नोबेल समिति देती है। नोबेल मतलब स्वीडन की, नॉर्वे की पार्लियामेंट्री कमिटी, पार्लियामेंट, नॉर्वे की पार्लियामेंट डिसाइड करती है और नॉर्जियन नोबेल समिति देती है। भौतिकी कौन देता है? स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस। रसायन शास्त्र का कौन देता है? स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस। यानी इन दोनों को, ठीक, आगे हम देखेंगे और देता है ये। तो शांति का कौन देता है? नॉर्जियन नोबेल समिति। भौतिकी को स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस एंड रसायन शास्त्र को, ठीक, चिकित्सा का नोबेल कौन देता है? चिकित्सा का नोबेल कौन देता है? स्वीडिश करंट मेडिसिन के संस्थान। साहित्य का नोबेल स्वीडिश अकेडमी। अर्थशास्त्र स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस। मतलब भौतिकी, मतलब रसायन शास्त्र, मतलब अर्थशास्त्र, तीनों का कौन देता है? स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस। स्थापना कब हुई? 29 जून 1900 में। और पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1901 में। अर्थशास्त्र में पहले नहीं मिलता था। अर्थशास्त्र में पहले 6 क्राइटेरिया, पहले 5 क्राइटेरिया में ही मिलता था, जिसमें इकोनॉमिक साइंस नहीं था ऐड। अर्थशास्त्र को कब ऐड किया गया? 1968 से। कब? 1968 से। याद रखिएगा कि ओरिजिनल नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 6 नहीं, 5। 1968 में 6 हो गया। किसको जोड़ा गया? इकोनॉमिक साइंस, अर्थशास्त्र को जोड़ा गया। ठीक, कितने लोगों को नोबेल दिया जा सकता है? आपने देखा कि एक लिटरेचर को मिला, एक आदमी को, फिर फिजियोथेरेपी में आए, हमने मेडिकल साइंस में आए 2 लोग थे, केमिस्ट्री में 3 लोग थे, 4 लोग कहीं दिखे नहीं। मतलब यह श्रेणी में पुरस्कार अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, या संगठन को भी दिया जा सकता है। जैसे जापानी संगठन को मिला पीस का प्राइज, समझ में आया? या तो संगठन को दिया जाएगा या इंडिविजुअल दिया जाएगा। तो कितने लोगों को? मैक्सिमम 3, अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। 1 को भी दिया जा सकता है, 2 को भी, और मैक्सिमम 3 को दिया जा सकता है संयुक्त रूप से। ठीक, क्या ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा सकता है? किसी की डेथ हो गई, जैसे रतन टाटा सर की डेथ हो गई, अगर भारत रत्न दिया जाए फॉर एग्जाम्पल, अगर देने की बात हो तो मरणोपरांत दिया जा सकता है, मरणोपरांत दिया जा सकता है।
जैसे हमने दिया पुरस्कार, अभी किनको दिया, MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत दिया पद्म पुरस्कार, तो क्या ये पद्म पुरस्कार की तरह है? नहीं, ये मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता, ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता। यह पुरस्कार जीवित व्यक्ति को ही देने का प्रावधान है। लेकिन मान लीजिए कि अभी अक्टूबर है, दिया जाएगा 10 दिसंबर को, अभी अनाउंस हो गया, सितंबर अक्टूबर के आसपास ये अनाउंस हो जाता है, सितंबर के आसपास अनाउंस हो गया, दिसंबर 3 महीने किसी की डेथ हो जाए तो उसी को दिया जाएगा। समझ में आया? मरणोपरांत नहीं दिया जाता, लेकिन अगर अनाउंसमेंट हो गई है, उस बीच में उनकी डेथ हो जाती है, तो उन्हीं को मिलेगा। हालांकि घोषित होने के बाद अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पुरस्कार दिया जाएगा। समझ में आया? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस को सबसे ज्यादा बार मिला, कितने बार? 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। कब? 1917 में, 1944 में, 1963 में। मतलब सबसे अधिकतम बार किसको मिला? रेड क्रॉस सोसाइटी को। कितने बार? 3 बार। ठीक। अब सबसे कम उम्र में नोबेल किसको मिला? तो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई को मिला। सबसे कम उम्र की 17 साल की थी, 17 साल या 14 साल की थी, 17 साल। ठीक है। उसके बाद इनको जब मिला था तो साथ ही साथ कैलाश सत्यार्थी, 2014 में ये मिला था, कैलाश सत्यार्थी को भी संयुक्त रूप से मिला था। कौन सा? नोबेल पुरस्कार पीस का, शांति का। ठीक है। अब मैक्सिमम टाइम किन्होंने प्राइज को जीता? तो 2 बार नोबेल जीतने वाले भी हैं, जैसे मैडम क्यूरी, लिनस पॉल्डिंग, जॉन बार्डिन और फ्रेडरिक सांगेर, फ्रेडरिक सांगेर। तो इन लोग को 2 बार मिला है। ठीक है। भारत से नोबेल पुरस्कार कितने को मिला? ठीक है। तो हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे भारत से किनको मिला। पहला पढ़ेंगे कि जब नोबेल प्राइज मिला तब वो भारत के नागरिक थे क्या नहीं, और दूसरा हम पढ़ेंगे जो भारतीय मूल के हैं जिनको मिला। भारतीय मूल के हैं, बाहर की नागरिकता ले लिए, जैसे आलिया भट्ट यहाँ की हैं, भारत की नागरिकता ले ली। तो हम पहला पढ़ेंगे, और मान लीजिए कि बाहर से आया, अदनान सामी बाहर से आए, यहाँ की नागरिकता ले लिए, अब उनको मान लीजिए मिल गया तो भारत में जुटेगा। समझ में आया? और कोई ऐसे लोग जो यहाँ के थे, बाहर का नागरिकता ले लिए, तो हाँ भारतीय मूल के तो हैं। सुंदर पिचाई क्या भारतीय है? नहीं, वो भारतीय मूल के हैं। सुंदर पिचाई भारतीय नहीं, वो भारतीय मूल के हैं। हाँ, उनका ओरिजिन इंडिया है, लेकिन वो नागरिकता है बाहर का। समझ में आया? तो हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ऐसे लोग जो भारत के नागरिक, मतलब नागरिकता भारत की थी तब उनको मिला। पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को। कब? 1913 में। कौन सा? साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ठीक। साथ ही साथ ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई थे, फर्स्ट एशियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इज रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला? 1913 में। और भारत के भी पहले। कौन सा नोबेल? साहित्य का नोबेल। दूसरा, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन किस लिए मिला था? रमन इफेक्ट के लिए मिला था। कब? 1930। कौन सा? भौतिकी का नोबेल। तीसरा, मदर टेरेसा। यहां देखो, मदर टेरेसा भारतीय नहीं है, भारतीय मूल की नहीं है, लेकिन जब इनको मिला नोबेल पुरस्कार तब इन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली थी। तो इनका जो भी नोबेल ऐड होता है वो भारत के रेस्पेक्ट में ऐड होता है, वो भारतीय को दिया गया ऐसा ऐड होता है। मदर टेरेसा को कब मिला? 1979 में। कौन सा नोबेल? शांति का नोबेल। अमर्त्य सेन 1998 किस लिए? आर्थिक विज्ञान, इकोनॉमिक साइंस। फिर कैलाश सत्यार्थी कब? 2014 शांति। यही तो बताए थे, मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से कैलाश सत्यार्थी को मिला था। कब? 2014 में। किस चीज का? शांति का नोबेल पुरस्कार। समझ में आया? तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर, और वैसे भारतीय जिनको सबसे आखिरी, मतलब वैसे सबसे आखिरी भारतीय
जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया सबसे लेटेस्ट कौन? कैलाश सत्यार्थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, वैसे व्यक्ति जो भारतीय मूल के थे, जिनका ओरिजिन इंडियन था लेकिन वो इंडियन सिटीजन नहीं थे, बाहर की नागरिकता लिए हुए थे। जैसे पहला हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना कब? 1968 में चिकित्सा के लिए मिला नोबेल पुरस्कार। किस लिए? चिकित्सा, मेडिकल साइंस। वे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। दूसरा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सीवी रमन के भतीजा, एक ही परिवार में दो दो नोबेल। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर कब? 1983 भौतिकी के लिए। किस लिए? उनको भी भौतिकी के लिए मिला था, इनको भी भौतिकी के लिए मिला। वे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। पुरस्कार के समय वो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। समझ में आता है ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक? ठीक। अब वेंकटरमन रामकृष्णन, वेंकटरमन रामकृष्णन, इनको 2009 में रसायन विज्ञान के लिए चुना गया, रसायन विज्ञान का नोबेल मिला। वे भारतीय मूल के ब्रिटिश व अमेरिकी नागरिक हैं। अभिजीत बनर्जी, ये नाम आप सुनते कि लेटेस्ट इंडियन हु रिसीव नोबेल इज नॉट अभिजीत बनर्जी, इट इज कैलाश सत्यार्थी। समझ में आया? क्यों? इंडियन ओरिजिन पूछेगा तो अभिजीत बनर्जी। 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार, इकोनॉमिक साइंस। वे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। समझ में आया? लेटेस्ट नोबेल लॉरेट ऑफ इंडियन ओरिजिन इज अभिजीत बनर्जी, लेटेस्ट नोबेल लॉरेट इंडियन इज कैलाश सत्यार्थी। चीजें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि सर हम तो अभिजीत बनर्जी मारे, इंडियन नहीं देखे, पाकिस्तानी कुछ नहीं देखे, मार के आ गए, खत्म उसी दिन, द एंड। ठीक है, थैंक यू।